मोदी जी ने ये कहा था कि आप कितने परसेंटेज हैं, मेरे को तो वोट चाहिए हिंदुओं का। अभी इन्होंने जैन समाज देखा ही कहाँ है? अभी तो उन्होंने देखे 5 आदमी देखे कमेटी के, वो भी डरपोक देखे हैं वहां। अब बात करोगे तो यदि आपके मन में भी ये जिज्ञासा बनी रहती है कि आए दिन हमारे जैन मंदिर और तीर्थ क्षेत्रों पर ही कब्जे क्यों होते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज एक ही वीडियो में नमोकार चैनल सवाल जवाब कर रहा है आचार्य श्री सुनील सागर जी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष शिखर चंद पहाड़िया जी और विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष भाई संजय जैन जी से। महेश गिरी ने जितनी भी भ्रांति गिरनार जी को लेकर अभी तक फैलाई है, उसका साक्षात प्रमाण इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और जैन धर्म की सभी गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए नमोकार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमोस्तु महाराज श्री, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। महाराज श्री, इस समय हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर संकट बढ़ता ही जा रहा है। कभी हम गोमट गिरी के बारे में सुनते हैं, कभी सम्मेद शिखर जी का, और गिरनार जी का मसला भी काफ़ी समय से बना हुआ है। हमारे मन में ये प्रश्न रहता है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर ये संकट आए दिन क्यों आता है? इसमें कमी सरकार की तरफ से ज़्यादा है या हमारी समितियों की भी कुछ कमियां हैं? कमियां दोनों तरफ से हैं जी। जैन श्रावक गंभीरता से अपने तीर्थों के संरक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं, और सरकारी सर्वेक्षण वो जितनी उनकी जानकारी होती है या थोड़ी लापरवाही बरत करके उन तीर्थों को, वास्तुओं को दूसरे ढंग से नामांकित कर देते हैं या दूसरे तत्वों को बढ़ावा दे देते हैं। इसलिए समाज को भी जागृत होने की ज़रूरत है और सरकार को भी इस अल्पसंख्यक समाज का सहयोग करने की ज़रूरत है। अभी महेश गिरी जी ने एक ऐसी टिप्पणी दी, उन्होंने पहली बार ऐसी बात कही जो कहीं से कहीं तक भी शोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने गुजराती भाषा में कहा कुछ था और जैन मुनियों ने उसे कुछ अलग ढंग से लिया, तो मैं उन पर FIR कराना चाहता हूँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत पुरुषों पर इस तरह की टिप्पणियाँ बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। भाषाई अंतर पढ़ने के कारण से उनने आपकी बात को ठीक से समझा नहीं और जवाब दिया, लेकिन जवाब में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो अति अभद्र हो। अभी तो ऐसे ही कुछ कहा कि भाई अगर आपका मनसा हमें नुकसान पहुंचाने की है तो हम ज़्यादा लोग आ जाते हैं, आप सबको नुकसान पहुंचा दो। माने आशय तो इसमें यही है कि हम तब भी विनम्र बने रहेंगे, क्षमाशील बने रहेंगे। आपको धमकाने का या किसी को कष्ट देने का अभिप्राय उनके शब्दों में फिर भी नहीं है। ऐसे में इस टाइप की टिप्पणी बिल्कुल उचित नहीं है और संत समुदाय में क्या नाम से एक तरह का मनमुटाव पैदा होता है। इसलिए उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज के समय में महाराज श्री देखा जा रहा है कि हमारे जैन समाज के जो अनुयायी हैं, एक तो पहली संख्या में बहुत कम है, उसके बाद भी वो अपने धर्म को इतना ना अपनाकर दूसरे धर्मों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। जैसे 10 लक्षण को इतना नहीं मानेंगे, लेकिन नवरात्रि आ जाएगी तो वो सारे व्रत रखने को तैयार हो जाते हैं। हम किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा क्यों है कि अपने धर्म को ना मानकर वो दूसरे धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं? उसमें किसका कारण मानते हैं आप? देखो, इस देश में बहुत सारी धाराएं हैं और सभी धाराएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे में कोई सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्वधर्म को अपनाए और अच्छी विचारधारा से चले, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिनका जन्म जिन शासन में हुआ है वे सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि उन्हें आत्मा से परमात्मा होने वाला विज्ञान का मार्ग मिला है, पवित्र दृष्टिकोण वाला मार्ग मिला है। ऐसे में जब भी उसको गंभीरता से नहीं समझते हैं तो फिर और दूसरे तरह की प्रवृत्तियां करते हैं। नवरात्रा के दिन भी पवित्र दिन माने जाते हैं, पर्युषण के दिन पवित्र दिन हैं, तो धर्म ध्यान करें, लेकिन सोच समझ करके सही रास्ते पर ही चलें। अब देख लीजिए कि अगर लोगों के आचार विचार बिगड़ते जाएंगे तो कोई भी धारा सुरक्षित नहीं रहेगी। ऐसे में आचार विचार की, धार्मिक मान्यताओं और परिपाटियों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अभी महाराज श्री, मेरा आपसे ये भी प्रश्न है कि आए दिन हम अखबारों में और अन्य माध्यमों से सुनते रहते हैं कि जो हमारी जैन समाज की बेटियां हैं वो अन्य धर्मों में विवाह कर लेती हैं। अभी एक जैन युवती का आया जिन्होंने मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया
और इससे कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है वो पूरी तरह से भ्रष्ट होता जा रहा है। तो कहाँ आप संस्कारों में कमी मानते हैं? इसमें माता पिता की ज़्यादा कमी है या बच्चों की? सबसे बड़ी बात यह है कि 20-22 की वय होते ही बेटे बेटियों को सही रास्ते पर लगा देना चाहिए। छोरियों को पढ़ाते जाएंगे कि छोरी अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, अपने पाँव पर खड़ी होती है तो एक समय के बाद वो इतनी उच्छृंखल होती है कि माँ बाप समझाएं भी शादी विवाह के लिए तो समझने को तैयार नहीं होती। फिर अत्यंत ज़्यादा पड़ जाने के कारण से वैसे उसको योग्य लड़के नहीं मिल पाते हैं, और कोई योग्य मिलता है तो वो समझ में नहीं आता है। तो फिर इंटरनेट और मीडिया और ऑनलाइन फिर जिनसे लपचप हो जाती है उसमें मिक्स हो जाते हैं। और आजकल लव जिहाद का जो एक सिस्टम आया था अभी भी है ही कहीं कहीं, जो फंसाने के लिए ही तैयार हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में छोरियां फंस जाती हैं और ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छा आचार विचार छोड़ कर के खोटा जीवन जीने को लाचार होना पड़ता है। बताइए, कोई व्यक्ति जिसका शाकाहारी सदाचारी जीवन है वो ऐसे इंसान के साथ कैसे जीवन यापन कर पाएगा जिसका खान पान खानदान आचार विचार एकदम विपरीत है? वो बहुत खतरनाक खेल है जो उनके लिए अंततः नुकसानदायक ही साबित होगा। ऐसे में अपनी संस्कृति की समझ हो और उसके प्रति समर्पण हो। माता पिता को चाहिए 20-22-25 वर्ष की वय में छोरे छोरियों को सही परिवार से जोड़ो। अब चूंकि हम ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हैं, हमें इस विषय पर टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रवचन में भी बोल देते हैं कई बार कि आप लोग बेटे बेटियों को संभालें और सही समय पर सही परिवार में उनको जोड़ दें, नहीं तो वो तुम्हारी नाक कटाएंगी, तुम्हारा मुंह काला कराएंगी और खुद की जिंदगी बर्बाद करेंगी। तो जरूरी है कि समाज भी ध्यान दे। और कम्युनिकेशन गैप ऐसे लगता है कि आपस का बहुत बढ़ रहा है। मोबाइल पास में आ गया तो ऐसे लगता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन आपसी रिश्ते और आपसी संपर्क बहुत ढीले हो गए। नहीं तो क्या होता था, ये मशीन हाथ में नहीं होती थी तो किसी से भी व्यक्तिगत बैठ के बात करते थे और रिश्ते चलते थे, बातें चलती थी। फिर भी संचार के साधनों का सदुपयोग करके परिवारों को सुदृढ़ बनाएं, क्योंकि सही और भारतीय संस्कृति का जीवंत रहना बहुत ज़रूरी है। वरना दुनिया में जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं, सैकड़ों देश हैं, वैसे इस देश की सूरत बन जाएगी तो कहीं भी विश्व गुरु कहलाने के योग्य नहीं रहेगा। हम सबकी जिम्मेदारी है। आचार्य श्री, आज के समय में एक सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है देखकर, जो हमारे बहुत पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं, जैसे अभी मैं एक आपको उदाहरण से कहना चाहूँगा कि उज्जैन में एक दर्शनगिरी है, तीर्थ क्षेत्र है, और वहाँ पर बहुत ही जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, पंचकल्याणक हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज की वहाँ दुर्दशा देखकर इतनी पीड़ा होती है कि महावीर भगवान की प्रतिमा पर धूल जमी हुई है। वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई जलाभिषेक शांति धारा की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई साफ सफाई करने वाला भी नहीं, और सारी प्रतिमाओं पे धूल जमी हुई है पूरी तरह से। तो ऐसे समिति को, क्योंकि कभी जब भी कोई मंदिर बनता है, कोई तीर्थ क्षेत्र होता है, तो उसकी कार्यकारिणी समिति भी बनती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अब नए नए मंदिर तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन पुराने मंदिर या पुराने तीर्थ क्षेत्र पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है? देखिए, दर्शनगिरी कोई प्राचीन तीर्थ नहीं है जी, वो किन्हीं व्यक्तियों ने अपने नाम के लिए तैयार किया। आजकल साधु संतों की रुचि भी नवनिर्माण में बहुत है। ऐसे में इस बात का तो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उपयोगी स्थान हो, उपयोगी वास्तु हो और रक्षा सुरक्षा का सही प्रबंधन हो, तो ही वैसी कोई रचना करें। जंगल में ऑलरेडी बहुत सारे तीर्थ हैं। आपको जंगल में तीर्थ चाहिए तो जंगल वाले तीर्थ पर जाके बैठ जाइए। अगर किसी को अपने नाम का बहुत शौक है कि हमारे नाम का मठ होना चाहिए, तो किसी बड़े विशिष्ट तीर्थ के पास अपने छोटी मोटी ज़मीन खरीद के वहाँ बना लीजिए। लेकिन ऐसे बेफिजूल की जगह पर कि जहाँ ना साधु संतों के ठहरने के काम आना है, ना यात्रियों को स्पेशल जाने की इच्छा होना है, ना वहाँ कोई समाज है, ना कोई औचित्य है, ऐसी जगहों पर तीर्थ बनाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर आप समाज संरचना में कोई योग देना चाहते हैं तो ऐसा कुछ करिए।
कि छोटा सा मंदिर हो और बड़े बड़े स्कूल हों, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हों जो आम जनता के काम आए, कम से कम आम जनता का तो लाभ होगा। अब तुमने ऐसा कुछ करके रख दिया सर, वो किस काम का रहा, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो ऐसी सावधानी बरती जाना चाहिए। अब तक जो तीर्थ जिनालय मंदिर वगैरह हैं उनको यथायोग्य रीति नीति से सुरक्षित करें। कई बार क्या होता है कि लोग अधिकारी बन के तो बैठ जाते हैं लेकिन हैंडल नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है। तो उनका कर्तव्य है कि वे अपनी टीम में ऐसे लोगों को भी जोड़ें जो समय दे सकते हैं कि भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तुम जाओ, तुम जाके देख के आओ, मुझे रिपोर्ट दो, मैं महीने में एक बार आऊँगा, तुम हर रोज जाओ, हर हफ्ते जाओ जी। तो इस टाइप की जिम्मेदारियां तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री करचन जी पहाड़िया बैठे हुए हैं, जज साहब बैठे हुए हैं, नरेंद्र जी, भांबी जी, काफ़ी सारे वरिष्ठ लोग यहाँ हैं और यही सोच है कि जिम्मेदारी से काम हो, समर्पण के साथ काम हो। सिर्फ अध्यक्ष बनने के लिए अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए जी। हमारी कुछ भावनाएं हैं, हमें कुछ करना है, हम रास्ते निकालेंगे, हम लोगों से जुड़ेंगे, हम रक्षा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार मालूम पड़ता है कि वो पलंग से तो उठ नहीं सकते हैं लेकिन ट्रस्टी का पद छोड़ने को तैयार नहीं। अरे भाई एक्टिव करो, किसी को भी एक्टिव करो जो समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे। तो ये ज़रूरी है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दर्शन गिरी की भी सुरक्षा होना चाहिए, गिरनार गिरी की भी सेवा सुरक्षा होना चाहिए, मंदार गिरी की भी, खंडगिरी उदयगिरी की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लें। 1 2 3 लोग भी अगर कमर कस के आगे आ जाएं तो जिनालयों का भी जीर्णोद्धार हो सकता है और समाज का भी जीर्णोद्धार हो सकता है। आचार्य श्री, एक समस्या हमें और देखनी पड़ती है कि जहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर का विवाद आकर खड़ा हो जाता है, जैसे श्वेतांबरी कहा जाता है, पालीताना श्वेतांबर समाज का है, सम्मेद शिखर जी में भी, लेकिन दिगंबर श्वेतांबर के जो डिस्प्यूट हैं उसके कारण बहुत जगह जो कार्य होने चाहिए वो हो नहीं पाते हैं। जैसे अभी पीछे एक घटना हुई जिसमें एक 4 साल की बच्ची, उसे समय पर एक उपचार नहीं मिल पाया, एक सही उपचार, और दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पर। तो इसमें किसका दोष आप ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर इतनी जब वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, अभी भी वहाँ पर निर्माण कार्य आए दिन चल रहे हैं। कहाँ पर जी, आप शिखर चंद जी अगर हो सके तो आप भी कृपया आएँ। कि जैसे गिरनार जी का ये मुद्दा चल रहा है, अभी महेश गिरी ने बहुत बड़ा वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी या समाज के पास तो कोई आधार ही नहीं है कि वो इस बात को प्रूफ कर सके कि ये दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है। जबकि पुरातत्व विभाग की हम रिपोर्ट की बात करें या जेम्स बर्गिस की रिपोर्ट की बात करें, ऐसे बहुत सारे आधार मिल जाएंगे। जी, कोर्ट में ग्रंथों को भी प्रमाण माना है जी। 1000 साल पुराने ग्रंथ हैं, हाथ से लिखे हुए, 500-700 साल पुराने उसके कागज आज भी उपलब्ध हैं जी, वो भी स्वीकार किए जाएंगे। दूसरी बात, जिस पहाड़ी पर हम चरण देख रहे हैं वो चरण, उसके लिए 2000 साल पहले का जो संस्कृत का श्लोक समंत्र भद्राचार्य का उपलब्ध है, उसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ इंद्र ने ककुदम भुभा खचरियोसी दुष्कृता जी, मेघ पटल परिवीत ततस्ता लक्षणान लिखितानि वज्रिणा बह तीर्थ तीर्थ मृतिभिष सतत अभिगम में तेजा प्रीति वितत हृदय परतो भ्रस मूर्चयंत इति विस्तृतो चला। तो ये बात झूठी नहीं है। अगर हम शास्त्रों की बात झूठी मान लेंगे तो सारे शास्त्र झूठे हो जाएंगे। श्री राम को, श्री कृष्ण को, महावीर को, आदिनाथ को, सबको ऐसे ही मैथोलॉजी वाला जो सिस्टम है ना वो चालू हो जाएगा। इसलिए शास्त्र भी प्रमाण है। उसी चरणों की पीछे तरफ, उसी पहाड़ी पर, उसी चट्टान में नेमिनाथ की प्रतिमा है और ASI है, वो सर्वेक्षण करके मालूम कर ले कि कितनी पुरानी प्रतिमा है, कितनी प्राचीन प्रतिमा है, कब बनाई है, किसने बनाई है। एक हमारे पास सरकारी वीडियो भी है, वो YouTube के माध्यम से सबके पास उपलब्ध भी होगा। हमें उसमें छतरी भी, घंटा भी, सारी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। और ये हमारा वीडियो नहीं है, ये सरकारी वीडियो है। लेकिन आज उन्होंने क्या है कि नेमिनाथ भगवान के चरण जो हैं उन्हें वो मानने से इनकार करते, वो बोलते हैं ये दत्तात्रेय भगवान के। गणतंत्र है, देश स्वतंत्र है, सबको समानता से जीने का अधिकार है, लेकिन यहाँ भी संख्या बल मायने रखता है जी। आज जो बड़े वरिष्ठ जन हैं उनसे आप अगर इस तरह की बात करते हो तो वो आपसे प्रेम भी करते होंगे, तो कहेंगे भाई तुम्हारे वोट जो हैं वो 1 करोड़ भी नहीं है, दूसरे वोट 90 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, बताइए मैं किसका पक्ष लूं। जी,
मतलब है कि संख्या बल भी महत्व रखता है, तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें सामने आ जाती हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कि एक न्याय का माहौल बनेगा और पूरी तरह से जैनों को गिरनार मिल जाए और हम ही वहाँ पहुँच जाएं। हम इसका भी वो क्या बोलेंगे आग्रह नहीं करते, लेकिन 3-4 घंटे का सुनिश्चित समय कि जैन यात्री दर्शन करेंगे, इनके लिए इनके ढंग से पूजा करने का अधिकार रहेगा और बाकी समय सभी लोग आएँ, सभी लोग दर्शन करें, वहाँ की रौनक बनी रहे, वहाँ की जो मान्यताएं हैं वो बनी रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन श्रावकों को पूरी तरह से विधिवत अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी भावनाएं हमारी भी हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की भी हैं, विश्व जैन संगठन की भी हैं। आचार्य श्री वो सारी बातें सही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मन में प्रश्न ये आता है कि जैसे मेरी बहुत सारे लोगों से वार्तालाप हुई इस विषय पर, लगभग 20 लाख से अधिक जैन समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों से बात हुई और जो उम्र दराज लोग हैं वो यही बात कहते हैं कि अगर हम सन 90 के दशक में वहाँ पर जब गए थे दर्शन करने तो वहाँ पर कोई भी प्रतिमा नहीं थी दत्तात्रेय भगवान की, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अभी जस्टिस वो चीफ जस्टिस रहे ना हरियाणा के विजेंद्र जैन, तो वो 2 बार आए, एक बार लंबी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भी 85 के लगभग गया था जी, तो वहाँ तो सुंदर चरण हैं और चट्टान में सुंदर मूर्ति थी नेमिनाथ की और वहाँ कुछ नहीं था, घंटा था और भी वो एक छतरी टूटी हुई थी, उसके कुछ अवशेष थे जी और कुछ नहीं था। और ये सब क्या हो रहा है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ने पहले उन्होंने महाराष्ट्री वहाँ पे छोटी मूर्ति स्थापित की, फिर छोटे से वो बड़ी हो गई, लेकिन उस समय हमारी समिति कहाँ सोई हुई थी, उन्हें उस समय ध्यान देना चाहिए था ना इस चीज़ पर। देखो जो है ये तो जवाब वो ही देंगे, लेकिन फिर भी कई बार लोग जो ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं कर लेने दो, कई बार वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कई बार वो सोए रहते हैं जी। जैसे अब कुछ हो गए, वरिष्ठ हो गए, बुजुर्ग हो गए कि अब क्या करेंगे अपन, कोई सुन तो रहा नहीं, देख तो रहा नहीं, हमारी संख्या कितनी है, हमें तो यहाँ पीट देते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो इस तरह से शायद ऑब्जेक्शन हुए तो सही हुए थे ऑब्जेक्शन तो जी, लेकिन वो चल नहीं पाया। इस पर शिखर चंद जी हम आपकी राय जानना चाहेंगे, कृपया आप बताएं। देखिए जय बोले चंदा प्रभु भगवान की, नेमिनाथ भगवान की जय, आचार्य जय नेमिनाथ, आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। देखिए सबसे पहले तो आपको आवाज़ बराबर आ रही है, सब बढ़िया आ रही है। ये जो आप बोलते हो कि वहाँ पे घटना होती है शिखर जी में, उसमें सबसे बड़ा कारण तो यह है कि सपोज नहीं शिखर जी में सबसे बड़ा कारण तो यह है कि सपोज कर लो कोई तकलीफ है, वो घटना चंदा प्रभु भगवान के पास हुई तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आना कोई रास्ता नहीं है वहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उसमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी की क्या मिस्टेक है, वो जब तक वहाँ से यहाँ तक आवे, कहाँ तक गौतम गंधर तक, तब तो खेल खत्म हो जाता है। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन शिखर जी में यहाँ पर जहाँ हम इतने आधुनिक मंदिरों का तो निर्माण कर रहे हैं, क्या एक अच्छे अस्पताल का निर्माण नहीं होना चाहिए? अच्छा नहीं अच्छा अस्पताल के निर्माण करने को तीर्थ क्षेत्र कमेटी जिम्मेदारी लेती है, आप डॉक्टर दे दीजिए, हम लोग लाख रुपए देने को तैयार है, 2 लाख रुपए देने को तैयार है, कोई डॉक्टर वहाँ रहता ही नहीं है। बोले हमारे बच्चों की क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति रहेगी, वहाँ को डॉक्टर रहने को तैयार नहीं है। देखो शिखर चंद जी, ऐसा हो सकता है कि 2nd ग्रेड के डॉक्टर स्थायी रूप से रखे जाएं, स्पेशल ग्रेड के डॉक्टर महीने में 1 दिन या 2 दिन के लिए आएँ, तो ऐसे में हॉस्पिटल जैसे आपने कोसवा में चलाया ऐसे यहाँ भी चल सकता है। नहीं वो तो तैयार, हम लोग तो तैयार बनाने को तैयार हैं, अभी भी तैयार है, परंतु डॉक्टर लोग को कंपाउंडर तक नहीं मिलता है, डॉक्टर तो मिलना दूसरी बात, कंपाउंडर तक नहीं मिलते हैं। सिर्फ बोलना चाहती हूँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर डॉक्टर्स टीचर्स जाने के लिए तैयार नहीं है। युवाओं में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन से थी पहले, 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, और आज तक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं, वो कहते हैं हमें नौकरी चाहिए, अनमैरिड होकर भी कहते हैं हमें तेलंगाना भेज दो, तमिलनाडु भेज दो, किसी भी तीर्थ क्षेत्र या किसी मतलब ऐसे पहाड़ी इलाके पर भेज दो, बस हमें काम मिल जाए। तो देखिए जो अध्यक्ष होते हैं वो समाज से अगर बोलते हैं कि भाई हमें डॉक्टर दे दो, हमें टीचर दे दो, दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपने एक पदभार संभाला है तो वहाँ पैसे के साथ साथ व्यवस्थाओं कर सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां आपकी हैं। अब आप उस टीम को कैसे बनाते हैं, लगाते हैं, वो सारी चीजें आपको जिम्मेदारी सौंपी ही इसलिए गई। अब मोदी जी को मान लीजिए हमने चुनाव जिता दिया, वह हमारे प्रधानमंत्री बन गए,
अब वो मंत्रीगण में उनके सदस्य टिकते ही नहीं, बोलते भाई तू टिक जा, तू टिकवा दे अगर ये टिक रहे हो तो। ऐसा थोड़ी होता है भाई। मोदी जी ने अगर पदभार संभाला है, कुछ सोच के तो संभाला होगा कि पैसे के साथ साथ सामाजिक, कहते हैं ना, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, सब तरह की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जिसने पदभार संभाला है। तो आप बताइए इस पे, आप इतने वर्ष। देखिए, हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई करते हैं आशा श्री, हमको कोई डॉक्टर वहाँ नहीं मिलता है। यदि आपके पास कोई डॉक्टर हो तो हमको दीजिए, वो जो भी पगार लेगा, सैलरी लेगा, हम देने को तैयार हैं और हॉस्पिटल हम बनाने को तैयार है। अभी गुणायतन के अंदर हॉस्पिटल बना है, वहाँ भी यही परिस्थिति है कि वहाँ कंपाउंडर लोग काम करते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ मशीनरी नहीं है, मशीनरी वहाँ रखे भी तो कोई उसको चलाने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। किसी को पूछते हैं तो भाई क्यों नहीं आते हो, बोला हमारे यहाँ पे लाइफ क्या है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट का नाम भी सुना होगा आपने। हाँ। कभी कोई कंपनी अगर एम्प्लॉयज को हायर करती है तो एडवर्टीजमेंट करती है। बहुत एडवर्टाइजमेंट किया हमने, पेपर किया, आपको अभी तो मेरे पास है नहीं, मेरे को मालूम नहीं था ये आएगा क्वेश्चन। हमने बहुत एडवर्टाइजमेंट किया कि हमको अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए, जो सैलरी मांगेगा वो दे देंगे, अच्छा से कंपाउंडर चाहिए। शिखर चंद जी, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। तो ये आप भी करिए ना कृपा, ये आप ही कृपा करिए। डॉक्टर की बात है। ये मैं आचार्य श्री के सामने कमिटमेंट करता हूँ कि आप मेरे को 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया भी मैं दे दूंगा, आप मेरे को डॉक्टर दीजिए। आप मुझे मत दीजिए, आप एक टीम नहीं, आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, बनाइए। टीम को मैं डॉक्टर को दे दूंगा, आप दे दीजिए। सेकंड बात, बिल्कुल देंगे। आपकी नहीं। समस्या आई है, हम भी नमो कार्ड चैनल के माध्यम से आपकी समस्या को भी डालेंगे। आप, हम जैसे मान लीजिए हम लोग मीडिया से कनेक्टेड है, समाज में आप बहुत जगह जाते हैं, वो डॉक्टर्स भी साधुओं के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि शिखर जी में कोई व्यक्ति जैन है तो वो डॉक्टर बन गया और उसके बाद वो शिखर जी जाना छोड़ देगा। हमारे जैन समाज में फिर भी लोगों की नहीं, डॉक्टर वहाँ डॉक्टर भी जाते हैं, अच्छे अच्छे वकील भी जाते हैं, अच्छे अच्छे जज भी जाते हैं, सब जाते हैं, पर वो दर्शन करके आ जाते हैं। उनको आप बोलो कि यहाँ ठहर के आप सेवा दो तो वो नहीं देगा, तो एक काम करते हैं, नहीं देगा वो। शिखर जी, अगर आप लोग, आपको लगता है कि हम ही बोले तो हम ही अध्यक्ष भी अपना चुन लेते हैं कि जो इन सभी चीजों तो आप लोग ही अध्यक्ष सुनते हैं, मैं पैदाइश अध्यक्ष थोड़ी हूँ, आप लोग ही सुनते हैं, मैं पैदाइश अध्यक्ष थोड़ी हूँ। इस उम्मीद से अध्यक्ष चुना जाता है कि वो कुछ कार्य करे। नेता भी चुनते हैं लोग 5 साल के लिए, लेकिन वो नेता कुछ ना करे तो क्या हो जाता है, तख्ता उसको हटा दो, बदल दो। तख्ता पलट होता है। हाँ। तो आपको हमने देखो, देखिए, बहुत लंबा विषय है, इसको लंबा विषय, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं गिरनार जी के बारे में बता देता हूँ। गिरनार जी, वो भी है कि आपकी जो बात है ना उस चैनल के माध्यम से ऐसे कुछ शख्सों की जी। अगर रिपोर्ट से आपके पास आती है तो संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल हम ये करेंगे, सहयोग देंगे पूरा। हाँ। पर कनेक्टिविटी आप लोग भी बनाएं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो सहयोग अब करें। नेक्स्ट हमारे पास वो हम आचार्य श्री गुणायतन के सामने हमारे पास जमीन पड़ी है, खाली जमीन पड़ी है। यदि हमारे को डॉक्टर उपलब्ध होते हैं तो हम इमीडिएट हॉस्पिटल बना के वहाँ दे देते हैं। हमारे पास पूरी खाली जमीन पड़ी है एकदम गुणायतन के सामने। इन मुद्दों पर हम सब मिलकर बैठ भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं और सहयोग भी कर सकते हैं। आप कृपया गिरनार जी के विषय में बताएं। अब गिरनार जी के विषय में ऐसा है कि देखिए, अपन क्लेम करते हैं और ये भी बोलते हैं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी बेकार है, बैठे रहते हैं, उनके अध्यक्ष जो माला पहनते हैं। क्या अभी आपको ये मालूम होना चाहिए, आप ये बताइए कि कल वो गिरी ने कहा कि मेरे पास इतने, यदि आपके पास में कोई एविडेंस है तो मैं गिरनार टॉक छोड़ने को तैयार हूँ। तो हम 1 महीने का टाइम दिया है, तो आप लोगों के पास यदि कोई है तो आप दीजिए। हम उसको हम परसों, एविडेंस है देखो। हाँ परसों नहीं, आचार्य श्री नहीं आचार्य श्री, ये नहीं आचार्य श्री, वो उसका बोलना ये है कि आप ये कहाँ लिखा हुआ बताइए, कोर्ट में या अंग्रेजों के टाइम में, कागजों में अंग्रेजों के टाइम नहीं आचार्य श्री, अपने शास्त्र में सब जगह लिखा हुआ है। ये यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि गिरनार टोंक है, ये निमनाथ टोंक है, यहाँ पे निमनाथ मोक्ष के या निमनाथ टोंक है, वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आप अंग्रेजों के टाइम देख लीजिए, आप अंग्रेजों के टाइम देख लीजिए, आप राजाओं के टाइम देख लीजिए, आप अपना स्वतंत्र होने के बाद देख लीजिए। बताएंगे थोड़ा सा। हाँ, तो मेरे को दे दीजिए। अब अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कल आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास अपना प्रधानमंत्री गए थे वहाँ, उन्होंने उनको आश्वासन दिया, उन्होंने बोला मेरे सब संज्ञान में है, मैं जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करूँगा। वो शायद वहाँ से रतलाम गए थे, रतलाम जाने के पहले उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया, भाई इनका निपटारा करिए। वो किस कारण से दिया वो अपन भी सब जानते हैं कि भाई इलेक्शन है, कहीं ऐसा नहीं हो कि रास्ते निकलेंगे, कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे। हाँ, तो उन्होंने वो हमारे पास इमीडिएट टेलीफोन आ गया, अपना गृह मंत्री का आ गया, सीएम का आ गया कि भाई आप फटाफट आइए और इसको निपटारा करिए, क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स है। हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं, आचार्य श्री साहब ने हमने बैठा है, आचार्य श्री ने सब कोई भी एक आधा पॉइंट कोई गलत सलत था तो उन्होंने निकलवा दिया, उसको हम निकाल देंगे। बाकी हमने ये काफ़ी रखा है, तो आचार्य श्री भी उसमें अप्रिशिएट किया है कि भाई ये ठीक है, एक पॉइंट उन्होंने निकलवाया, उसको हम निकाल देंगे। अब मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूँ
आपने मोदी जी की बात कही, अभी तो वो चलिए प्रधानमंत्री है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं आपको एक छोटा सा हाँ तो वो मैं उसका जवाब देता हूँ, मैं आपको मालूम, हम मैं आई वाज देयर व्हेन आप सुन तो लीजिए। मेरी बात में जवाब देता हूँ ना, उसके सुनने के पहले मेरी बात सुनिए। जी आप मोदी जी ने ये कहा था कि आप कितने परसेंटेज हैं, मेरे को तो वोट चाहिए हिंदुओं का। नहीं, क्या जवाब देंगे आप? उन्होंने ये भी कहा आज भी वो 10,000 आदमी जाते हैं वहां पे, आप 500 आदमी जाते हैं। आप ऐसा करिए कि वहां वो 10,000 आदमी जाते हैं, जेनी भी 10,000 जावे, फिर उसके बाद देखिए अपन जवाब देते हैं। आप वो शिखर चंद जी आप कह रहे हैं 10,000 आदमी जाए, हाँ, देखिए देखिए 200 इस- आदमी गए, इन्हीं की समिति के लोग तो- कौन देते हैं जिनको हुड़दंग कर रहे हैं। अगर अपने ही जैन समाज के लोग अपने लोगों की कमियां बताएंगे, आप बताएं तो कैसे? देखिए हकीकत तो मानना पड़ेगा, क्या जरूरत थी वहां उद्घाटन करने की, क्या जरूरत थी वहां कुर्सियां फेंकने क्या वो तो की, बताइए। वहां कुर्सियां फेंकी गई, एक वहां टेबलें वीडियो फेंकी है, गई, जिसमें टेबल केवल एक कुर्सी गिरी है, इसके तो बाद एविडेंस तो वही है भैया, और एविडेंस क्या है? सामने वालों ने तलवार उठाई, हाँ। दूसरे उसने अपने बचाव में कुछ किया है। श्रावकों तो वो की तो- वहाँ वो तो कोई उनके हाथ से गलती वो- नहीं। देखो सिर्फ ज्यादा लोग जाने से, राम जन्मभूमि पर जब तक सब लोग नहीं जा रहे थे तब भी लोग लड़ ही रहे थे ना कि राम की जन्मभूमि है। जा तो रहे थे वहाँ पर, मुसलमान ज्यादा बैठ रहे थे और उनकी नमाज हो रही थी हजार हजार की संख्या में, और हिंदू 4 भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फिर भी लोग बात करते रहे और आखिर में समझ में आया, सरकार के ध्यान में आया, कोशिश की गई, आज श्री राम का मंदिर बन रहा है। उसका दूसरा एग्जाम्पल ये है, हमारे ये संजय जी ने यहाँ पर जब सब लोग अगर जाएं वो भी जाएं, लेकिन जैनों के लिए एक सुनिश्चित टाइम हो जाए कि भाई आपका पहला अधिकार है, आप जरूर आइए, हम भी करेंगे। आप वो भी आपने करेंगे। पॉइंट बताया, उस पॉइंट में वो है, उसमें वो शिखर चंद जी नेमीनाथ भगवान का जयकारा लगाना कोई हुड़दंग में थोड़ी आता है। जयकारा करने अब वो जयकारा लगा देखिए वहाँ मेजोरिटी किसकी ज्यादा है? उससे नहीं होता नहीं है। उसकी कैसे, देखिए मैं बताऊँ, 93 में एक जजमेंट हुआ था, 93 में एक जजमेंट हुआ था, उस जजमेंट में ऐसा हुआ था कि कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई 1947 में जो इस स्टेज पे था उसी स्टेज पे इसको रखा गया। शिखर चंद जी, बाबरी मस्जिद के समय पर अयोध्या में भी मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। अरे वो तो बहुत पुरानी बात होगी, मैं अभी बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ। समेश शिखर हमारे शख्स है ना, हमारे जैनी भाई जितने भी हिंसक लोग हैं उनसे भिड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो डर के मारे सोचते चलो यार छोड़ो, क्या इनकी अच्छा, और सबसे बड़ी बात, पूरे भारतवर्ष से लोग, गिरनार जी आप कह रहे हैं लोग जा जाते रहे नहीं है, क्या वहाँ लोगों उनकी गालियां खाने जाए? आप लोग या तो कुछ व्यवस्था ऐसी करिए ना। भैया अब वो 10,000 आदमी, अपन 10,000 आदमी देंगे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, वो गाली दे रहे हैं। अभद्र व्यवहार करते हैं वो उनके साथ। आप वो तो उनके ब्लड में है, उसका क्या करें उसका। नहीं दूसरी चीज बता रहा हूँ, देखिए मैं आपने जो क्वेश्चन किया, आज समेश शिखर जी का जो मसला चला था उसमें हमारे संजय जी ने जो बीड़ा उठाया, उस बीड़ा से गवर्नमेंट हिल गई। संघ हम से 2 साधु भी उसमें शहीद हुए। हाँ हाँ, तो संजय जी ने बीड़ा उठाया तो उसमें अपन सक्सेस हुए। आज गिरनार के मामले में वो क्यों आ रहे हैं अपने पास, बुलाए क्यों बुला रहेगा, आप आइए निपटाइए, क्योंकि अपने हमारे आचार्य श्री ने सबने वो बीड़ा उठाया, हम लोगों को जगाया। तो अब ये यदि अपनी समाज जगती है, अपनी समाज में ये भावना होती है कि मैं गिरनार जी जाऊं, तो उनकी ताकत नहीं है कि वो कुछ करे। अपन जाते नहीं है, 5-50 आदमी जाते हैं। संजय जी ने बीड़ा उठाया, पूरे समाज ने साथ दिया, दिया। उसका हल निकला। हाँ। आप बीड़ा उठाएंगे तब भी क्या समाज साथ नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, हम तो बीड़ा उठाए हैं ना, इसीलिए तो वो आज वो सिलेंडर हो रहे हैं ना। हमने भी समेश शिखर जी के लिए बीड़ा उठाया, 50,000 आदमी इकट्ठे किए, उसमें आए थे, ये बॉम्बे आए थे, तो उसे शाम को ही टेलीफोन आ गया वहाँ से कि आप आइए, उसका निपटारा करिए, तो निपटारा हुआ, इसमें स्टे ऑर्डर आया। शिखर चंद जी, तो समाज सोई नहीं है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी सोई नहीं है। आप हमारे समाज के वकील हैं, उनके नहीं है, इसलिए इसका साथ दीजिए। मैं जब अनशन हुआ था 10,000 आदमी थे, अकेले संजय जी थे और कुछ बंदे थे इनके साथ, तब भी कामयाब हो गया था वो। हाँ, तो ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ। जैसे आपकी बात जो है ना, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से वो सही ऐसे बोल रहे हैं कि अगर वहाँ 10,000 लोग जा रहे हैं और आप 100 लोग जा रहे हैं, तो उन 1,000 लोगों की क्या कोशिश होती है कि हमारा अधिकार रहेगा, हम ही सब कुछ करेंगे। स्थितियाँ वैसी बनी हैं। अगर हम संविधान की तरफ से और अधिकारों की तरफ से बोलेंगे तो सच्चाई ये है कि भले 100 हैं, लेकिन चाहे एक है, लेकिन जिसकी चीज़ है उसको मिलना चाहिए। ये बात भी मैं आचार्य श्री वही मैं बता रहा हूँ, 93 के अंदर जजमेंट हुआ था कोर्ट का कि भाई आप इसको एज इट इज वेट इज रखना। 47 में तो आप उस हिसाब से 2 पुलिस को दिया था। 2 पुलिस वाले 2 दिन गए, तीसरे दिन गए नहीं। हमने उनको पूछा भाई क्यों कोर्ट का पालन क्यों नहीं कर रहे, तो वो बोले साहब यहाँ पे 5-5 हजार आदमी रहते हैं, हमारी क्या परवाह है, हमको काट के फेंक देंगे, नीचे फेंक दिया, हम क्या करें, पुलिस जाना बंद कर दिया। इतना आसान नहीं है, लेकिन हुआ ही है ना, अच्छा आया हुआ ही है ना।
हुआ ही, सर्वाधिकार आयोग क्या करेगा? ये हुआ ही है ना ये चीज, ये हुआ ही, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो हुआ ही है ना अभी। शिखर चंद जी आपकी बात सही है। मैं हाँ। आपको एक छोटा सा तो फिर निवेदन ऐसे करूं? नक्सलवादी, आतंकवादी और ये चीजों में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए उनका ऐसे डराना भी गलत है। अभी राजनाथ सिंह आए थे लाल किले पर, उन्होंने कहा केवल 1% होकर के जैनी लोग देश के लिए इतना करते हैं, तो और माइनॉरिटी में जो ज्यादा % लोग हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। इस टाइप से उन्होंने दूसरों को चेताया था कि जैनी अच्छे हैं और लोग भी अच्छे बने देश के लिए, समाज के लिए। और सिख माइनॉरिटी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप ये देखिए, माइनॉरिटी में होने के बाद भी आज वो पावर में भी हैं, हाँ। पैसा भी है, और उनकी कोई किसी भी चीज की तरफ आंख भी नहीं उठाकर देख सकता। कोई लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनका ब्लड गर्म है, अपना गर्म नहीं है। शिखर चंद जी मेरा भी गर्म है। शिखर चंद जी, हकीकत है। शिखर चंद जी गरम मेरा भी है, आपका ठंडा हो गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो जी, पूरा समाज जिस बात को कहता है आप उसी दोहरा दें। अहिंसक है हमारा समाज, नपुंसक नहीं है। और एक बात बताएं, हमारी ये शिखर बात- जी का एक भी बात जो पर- मुद्दा हल हो पाया, ये गरम ब्लड की वजह से हो पाया है, जो इतने लाखों लोग हमारा सड़कों पर उतरे। ब्लड गर्म तो होगा, लेकिन सिर्फ अहिंसक रूप से। हथियार उठाने की बात कभी करनी नहीं। देश में रहने वाला प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक व्यक्ति हमारा भाई है। ऐसे में हथियार उठाने जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आक्रोश दिखाएं, थोड़ा सा जो उधम जैसे उस समय शिखर जी के समय किया, तो फिर लोगों का ध्यान आता है कि नहीं, ये लोग बहुत परेशान हैं और सच में इनके अधिकार इनको मिलना चाहिए। एक झुकाव पैदा होता है और चीज़ें हल होती हैं, निश्चित रूप से हल होंगी। संजय जी भी अपनी बात जी बताइए। जी संजय जी। जय बोलो शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर श्री क्षेत्र की जय हो। उज्जैन गिरनार की 5वीं टोक से पहुंच गए नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनि राज संघ की जय। बंधुओं, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी मुनि के चरणों में नमन। आपने काफ़ी प्रश्न किए, कुछ प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक है। हमें अपने जो हमारी शीर्ष कमेटियां हैं, हम उनको निश्चित रूप से वो जिम्मेदार हैं, हमें पूछना भी चाहिए। और बाबूजी से भी मेरा काफ़ी चर्चा रही। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं करता है, सभी की अपनी एक क्षमता, एक सीमा है, और एक क्योंकि सभी को साथ लेके चलना होता है। बहुत सारी मजबूरियां इनकी भी रही हैं, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि श्री सम्मेश शिखर से जितना भी हमने आंदोलन किया, वो बाबूजी से हम बाहर नहीं थे। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारे साथ थी, और केवल दिगंबर ही नहीं, श्वेतांबर समाज, सकल जैन समाज हमारे साथ था। बल्कि और लोग भी साथ में थे। और देखिए, जैसे बाबूजी कुछ चीज़ें ठीक है, वो अपना उनका एक ट्रेंड है या काम करने की शैली है, हमारी एक शैली है। वो गर्म खून है या जो भी भाव रहे होंगे वो अलग विषय कुल है। मिलाकर वो गांधी जी हैं, आप भगत सिंह हैं। नहीं, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं संक्षिप्त में शिखर जी की बस 2 लाइन में बात करूँगा, बाकी गिरनार जी पे ही करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से वहाँ गजट नोटिफिकेशन लाया गया बिना जैन समाज की सहमति अनुमति के, वो मेरे को 17 मार्च 2022 को मिला, होली से पहले दिन। और निश्चित रूप से हमने उसी दिन बाबूजी से संपर्क किया था। इनकी भी संज्ञान में नहीं था, क्योंकि वो केंद्र सरकार द्वारा छल किया गया था पूरे जैन समाज के साथ। इको टूरिज्म और इको सेंसिटिव जोन में पर्यटन के लिए वहाँ पर उन्होंने वो घोषणा की थी। हम सबके प्रयासों से, आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद से, सभी संतों के आशीर्वाद से, और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन 2 मुनि भगवंतों की समाधि हुई जयपुर के अंदर, मैं आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके आया। आपने 7 मिनट वहाँ बोले स्पेशल, और हमें मंच भी दिया आचार्य श्री ने, और उससे बड़ी प्रभावना हुई, क्योंकि जयपुर में उस समय बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। पूरे देश में पूरे संघ का जो चातुर्मास चल रहा था, वो पूरे एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत महत्व था उसका। उस दिन से जब समाधि हुई तो हमने निश्चित रूप से आंदोलन किया, लेकिन हमने कभी भी अपने आप को हिंसा की दृष्टि से नहीं दिखाया। हमने हमेशा अपने को, क्योंकि हम इस देश के अल्पसंख्यक हैं फिलहाल में, जिस देश पर राजा खालबेल जैसे राजाओं ने राज किया हो, मूल है सनातनी है, जिस देश पर भरत चक्रवर्ती जैसे राजाओं ने राज किया हो, आज उस देश में स्थिति यह है कि हम लोगों को अत्याचार, अन्याय की पराकाष्ठा कर दी गई है। हमारे तीर्थों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। जैन समाज जग चुका है। आप बोलते हो कि हम कम है, लेकिन हम में दम है। आप देखिए, जैन समाज का अगर एक व्यक्ति खड़ा होता है, पूरे देश नहीं पूरे विश्व का समाज ये सोचता है, अरे जैन समाज के साथ दिक्कत है, भाई कुछ बात है। आज तक आपने कभी मीडिया के अंदर जैन समाज की किसी न्यूज को नहीं देखा होगा। आज तक चैनल ABP ANI हमारे बाहर खड़े होते थे 1-1, 2-2 घंटा हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। क्यों?
क्योंकि उन्हें उस बात को पूरे विश्व में पहुंचाना था, जबकि हम केंद्र सरकार के सामने खड़े थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि सरकार के सामने कोई नहीं बोलता, लेकिन गलत है बिल्कुल। ANI जैसे आज तक जैसे चैनलों ने हमें लाइव किया, हमारी बात को रखा, और इतना केवल दिल्ली नहीं, अहमदाबाद भी और मुंबई भी पूरे 1 तारीख में आप देख सकते हैं पूरी पट्टियां चल रही थी। वो इसलिए चल रही थी क्योंकि अल्पसंख्यक जैन समाज इस देश को चलाता है। अगर कोई ये सोचे ये कम है, ये गलतफहमी है आपकी। आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा के अंदर आज तक किसी जैन समाज की बात को नहीं उठाया गया। मेरे पास प्रमाण है, हमारे साथ सांसद जुड़े थे, सारी पार्टियां जुड़ी थी और संसद में हमारी बात को उठाया गया। और एक बात और बता दूं, माननीय शंकर लालवानी जी जो इंदौर के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो तख्ती लेकर इंदौर के अंदर खड़े थे 50,000 आदमियों की भीड़ के साथ, और मेरे को व्यक्तिगत रूप से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट में लेकर गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र से जीतना है। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी पार्टियों ने हमें सहयोग किया। और निश्चित रूप से अब आता हूं मैं गिरनार की बात पर। हाँ, एक बाबूजी से और कहना चाहूंगा मैं शिखर जी के लिए, समय शिखर में इको टूरिज्म के नाम पर हम कोई भी गैर गतिविधि, धार्मिक गतिविधि होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, शब्द है। नंबर 2 बात, वहां पर जिस प्रकार से 2018 में हमें पता नहीं था आचार्य श्री, वहां पर रोपवे की योजना भी लाई गई रघुबर दास जी के साथ, और अभी 4 अक्टूबर को उन्होंने उसकी NSI ने घोषणा कर दी कि हमने इसे दे दिया है। समाज का विरोध गया है, और मैं आपको गारंटी देता हूं मुनीषी आचार्य श्री के सानिध्य में, एक कील लगने नहीं देंगे वहां। उस शिखर जी के अंदर रोपवे के नाम पर एक कील ठोकने नहीं देंगे। उस पर्वतराज पर हम किसी भी कीमत पर पर्यटन के नाम पर कोई गतिविधि नहीं होने देंगे। अभी 22 अक्टूबर को हमने बाबूजी वहां पर जो है शिकायत की थी बाइक्स के लिए, 28 अक्टूबर को 36 बाइकें पकड़ी गई हैं। और अभी हमारा दूसरा लक्ष्य, मैं बाबूजी से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि देखिए आप पूरे क्षेत्र को, केवल शिखर जी नहीं, पूरे देश में बहुत सारे तीर्थों को देखते हैं, वो इनकी भी एक सीमा होती है। मैं बाबूजी के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगा, कोई अपमान के जनक नहीं बोलूंगा। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए काम करते हैं। गलतियां निश्चित रूप से हो सकती है अगर कोई कार्य करता है, मैं ये मानता हूं कुछ गलतियां जरूर की हैं कमेटी ने, मैं कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन आज बाबूजी खड़े हैं तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। लेकिन वो इनके अपमान के लिए नहीं, केवल क्योंकि ये तो उस समय थे भी नहीं। गिरनार जी का जब मुद्दा खड़ा हुआ था, आप नहीं थे वहां उस कमेटी में, आपके अभी 5 साल से जिम्मेदार हैं। निर्मल सेठी जी तो नहीं, निर्मल सेठी जी भी नहीं थे। गिरनार जी विषय में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के दूसरे अध्यक्ष थे, बाबूजी नहीं थे। ये तो आप पहले एक बार समझ लें। अब बात आती है गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की। गिरनार जी में 2004 में वहां पर अवैध निर्माण शुरू किया गया जबरन, और उन्हीं के द्वारा, जो हमारे पूर्व सांसद आज बैठकर वहां भाषण दे रहे हैं, उनके द्वारा वहां पर अवैध निर्माण शुरू किया गया, अवैध अतिक्रमण शुरू किया गया, जिसकी शिकायत वहां के पुरातत्व विभाग ने पुलिस विभाग को की है। मेरे पास चिट्ठी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उस जो कोर्ट ने, जिस जज साहब ने अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिए, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मेरी उस कमेटी कहां थी? क्यों जज का ट्रांसफर होने दिया गया? दूसरी बात। तीसरी बात, 17 फरवरी 2005 को जो आदेश है वो आपको बता देता हूं। वो विषय जो ये सूट है आचार्य श्री, किसी टाइटल सूट नहीं है, मालिकाना हक का सूट नहीं है। ये केवल सुरक्षित दर्शन करने का सूट है। अगर कोई समाज को मूर्ख बना रहा है तो वो समझ ले हिंदी में, वो मालिकाना हक का सूट नहीं है। महेश गिरी जी, वो मामला आप समझो, उन्हें भी पता है इस बात का। वहां पर कोई सूट नहीं है, ना तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी मालिक है, ना ही वो पन्ना मालिक है। वहां केवल उनकी गुंडागर्दी चल रही है। वो जो टोक है 5वीं गुजरात एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पूरा टोक रजिस्टर्ड है। पहाड़ के अलग अलग महाराज जी, हाँ 5 टोक गोरखनाथ अलग अलग, लेकिन हमारा मुख्य विषय है 5वीं टोक जो मैं बात करूंगा। लेकिन संजय भाई, इसमें मैं एक छोटी सी बात, पहले मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मेरा लय खराब हो जाएगी, फिर मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगा, जो आपकी जो भी जिज्ञासा है। हाँ बाबू जी बैठिए आप। उसके अंदर अब आता है जज कोर्ट की। 17 फरवरी 2005 को माननीय हाई कोर्ट के आदेश थे कि वहां पर चाहे दत्तात्रेय का मानने वाला जाए, चाहे नेमिनाथ का मानने वाला जाए, चाहे कोई टूरिस्ट जाए, सबको सुरक्षित दर्शन होंगे। नंबर 2, उन्होंने कही थी कि 4थी और 5वीं टोंक के बीच में पुलिस चेक पोस्ट बनेगी, जिसपे कोई भी जाना जाए वो सुरक्षित रूप से जाए और आए। इसके बाद वहां पर थाने में अगर कोई शिकायत करता है तो उसका तुरंत संज्ञान ले कोर्ट।
पुलिस विभाग, ये माननीय कोर्ट के आदेश थे। और इससे बड़ी भयंकर गलती क्या करी है वहां पर, अब आप सुनिए। जिस मुकदमे का रेस्पोंडेंट प्रतिवादी वहां का कलेक्टर है, वहां का पुरातत्व विभाग है, उसकी कमेटी बना दी गई। उस कमेटी में उस मुकदमे के प्रतिवादी को कमेटी में रख दिया गया। होता है कभी ऐसा? किसके द्वारा बना दी गई? जज साहब के द्वारा। और हमारी तत्कालीन कमेटी ने उसका कोई विरोध नहीं किया। आप बताइए, मुकदमा मेरे और आपके खिलाफ है तो जज साहब आपको और मेरे को ही लेकर कमेटी बना रहे हैं कि जैन समाज इनके पास जाए। हमने उसके लिए अपील क्यों नहीं की? हम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने 17 फरवरी 2005 का अनुपालन कराने के लिए क्यों नहीं किया? जब मुनीश्री प्रबल सागर जी को चाकू लगा तब हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। तब बाबूजी नहीं थे, बाबूजी अभी 5 साल से काम कर रहे हैं। जी भाई साहब, अब बात आती है, ये तो मैंने बात की मुकदमे की, ये मुकदमा कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पर हमारे सुरक्षित दर्शन करने का अनुपालन कराने का मुकदमा है जो वहां के कलेक्टर से हमें करवाना है। अब क्योंकि आज तक क्या हुआ है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की निश्चित रूप से ये थोड़ी सी मैं गलती कहूंगा या उनकी कार्यशैली का फर्क कहूंगा कि वो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी हुई है। वो कभी, देखिए हम लोग क्या है, हम लोग युवा हैं, हम लोगों की एक क्षमता है, वो लोग अगर समाज में जाके अपनी बात बताते, पुरानी चीजों को श्वेत पत्र लाते, मैं तो कहता हूं श्वेत पत्र लाते, जो इन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं वो उसको मिलती जिन्होंने गलतियां की हैं। हालांकि ये भी कर सकते थे अपने उसमें, मुझे नहीं मालूम कोई भी कारण रहे होंगे, क्योंकि देखिए सबकी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस मुकदमे, मैं एडवोकेट नहीं हूं लेकिन मैं आधा एडवोकेट हूं। जब हम काम करते हैं तो अपने मुकदमे को लेके चलते हैं। इस मुकदमे के अंदर कहीं पर भी वर्शिप एक्ट 1991, जिसके अंदर ये लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में किसी भी समुदाय का कोई भी तीर्थ, कोई भी जगह स्थान है, अगर उसका मालिक के पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो मालिक है, अगर नहीं है तो नहीं है। उसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और गिरनार की इस 5वीं टोक को इसी वजह से एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड कर लिया गया। अब एक मेरा सवाल यह है, जब 15 अगस्त 1947 को स्थिति होनी चाहिए थी तो हमारी उस कमेटी ने इसको क्यों नहीं कोट करा? हमने वो मांग क्यों नहीं करी कि 15 अगस्त 1947 को जो पूरे देश में सारे तीर्थों की हालत है वो वहां उसकी स्थिति हमें वैसे क्यों नहीं रहने दी? अगर ये आंदोलन जो हम आज खड़ा किया है हमने, ये जन आंदोलन अगर 2004 में होता, 4 में क्यों नहीं हुआ? जबकि यहां पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर राज्यपाल कांग्रेस का था, एक छोटी सी सरकार, गुजरात सरकार क्या होती है, आंदोलन क्यों नहीं हुआ? मेरा प्रश्न है उन 2004 की कमेटी से, क्या गए थे वो लोग सारे? मेरा समाज क्यों सोया हुआ था? अगर 2000 से हम लड़ते तो आज तक पता नहीं क्या हो जाता। उनकी जब 19 वर्ष हो गए, अब वो एक आदमी को आदत पड़ गई है खाने की, रहने की, अब वो आदमी एक बैठकर वहां पर राष्ट्रपति से ऊपर जाके बात करता है और हमारे लोग मीडिया में कहते हैं FIR हो गई साधुओं पे। अरे भाई, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, 94% पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, हमारे घर घर में वकील घूमते हैं। अब मैं बात करता हूं, अभी बात करूंगा उसी केस की। उस कोर्ट ने प्रतिवादी को ही कमेटी बना दी, प्रतिवादी को ही कमेटी बना दिया। और मजे की बात है भाई, पुरातत्व विभाग का जो, वो तो गुजरात सरकार का पुरातत्व विभाग है, अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदमी को लेता, अधिकारी को बनाता कमेटी में, मैं मानता तो जायज था। अगर वो किसी और अफसर को बनाता, रिटायर्ड जज को बनाता, एक उसने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ले लिया, क्यों भाई? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से क्या मतलब है पुरातत्व का? धार्मिक का क्या मतलब है? हमारे लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया उसका? भाई ये तो सीधी मतलब एक अनाड़ी आदमी भी समझेगा, जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हो उसी आप कमेटी बना रहे हो, और जिसका कोई आज तक उसने कोई काम नहीं किया। हम कहां सो रहे हैं? अब आप सुनिए, कलेक्टर जूनागढ़ की अभी जो बाबूजी ने घटना बताई है, 30 सितंबर को जो जैन समाज के लोगों ने उनको कलेक्टर ऑफ जूनागढ़ और वहां के SP को चिट्ठी दी कि भाई साहब हम 200-250 लोग जाना चाहते हैं, 17 फरवरी 2000 को भी कोर्ट के आदेश है कि सुरक्षित दर्शन करें, और मैं दे सकता हूं ये चिट्ठी। हालांकि उनका कहना यह है इनडायरेक्ट में कलेक्टर का, कि भी पहले दिन शाम को कहा। ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा था 1 से 4 के बीच में। 30 तारीख को जब उन्होंने इस बात को चिट्ठी दे दी, 200-250 आदमी आ रहे हैं, तो उस अधिकारी ने वहां पर हमारे लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? मैंने मांग की है कि उन अफसरों को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब बात आती है 1 तारीख की, वो तो लिखित रूप में चिट्ठी दी होगी ना? बिल्कुल चिट्ठी है, रिसीप्ट है भाई साहब, रिसीप्ट है हमारे पास। और हमने विश्व जैन संगठन ने जो ज्ञापन दिया है उसमें भी कोट किया है, वो भी बताऊंगा मैं है ना समय 2-3। अब बात आती है 1 तारीख की घटना।
1 तारीख को अगर वो लोग वहां गए, वहां पे उन्होंने जयकारा लगाया, जयकारा लगाने के बाद उनको ये भी जो भी किया गया, चाकू और रोड और तलवार चिमटा दिखाया गया। उसके बाद वो महिला कौन है कौन नहीं है हमें नहीं मालूम है, अभी क्या कॉन्स्पिरेंसी है वो तो भगवान जाने, कोर्ट जाने, कचहरी जाने, वो बाद की बात है। अगर उसने वहां उसे खिसका दिया जाली में से, कोई भी है महिला जो दिख रही है, मुझे नहीं मालूम कौन है, तो वो तोड़ती नहीं है, वो टूट नहीं जाती है उससे टोंक। नंबर 1 बात, मेरे को उस महिला उस सारे लोगों के घुसने से लेकर और निकलने तक की पूरी वीडियो चाहिए। मेरे उस 5वीं टोक में जब वो व्यक्तियों ने प्रवेश किया और जब वो निकले, उसकी मुझे वीडियो क्लिप दिखा दो, क्योंकि वो तो है नहीं, वो तो है नहीं भाई। आपने अपनी मर्जी का ये फायदे का तो ये दिखा दिया, धक्का देते हुए अपनी मर्जी का वो दिखा दिया। भैया पूरी टोक दिखा, पूरा विषय दिखाओ ना। उसके बाद अगर उन्होंने गलती की है, दे मस्ट बी पनिश्ड, वो उनको सजा मिलनी चाहिए। संजय भाई, लेकिन ये बताओ, मैंने भी उनसे सवाल किया था महेश गिरी जी से, मैंने कहा भाई आप सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवाते हैं? अब मैं वहीं आ रहा हूँ, पहले तो मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि ये बहुत मैं जो बोलूंगा वो गंभीर विषय है, सारी चीज का जवाब दूंगा। महेश गिरी होते कौन है सीसीटीवी कैमरे लगवाने वाले? महेश गिरी कौन है भाई? महेश गिरी कौन है मेरा प्रश्न है। मैं भी तो मालिक हूं उसका, जितना वो बोलते हैं वो मेहनत है, आज वहां जाके मैं भी मालिक हूं। और मैं आपको एक बात और बता, अभी मैं कुछ बातें और बताऊंगा आपको, उसी क्षेत्र से संबंधित, बाबूजी को भी बताऊंगी। 2009 में वहां पर सड़कें बना दी गई अवैध, 2009 में वहां पर सड़क बनाई गई अवैध, जिसके लिए पुलिस कंप्लेंट की गई है। सामान ऊंटों के द्वारा वहां सामान ले जाकर ऊपर पहाड़ पर वो बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाई गई। ये शिकायत है पुलिस की, वो उसकी शिकायत है डिपार्टमेंट की, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत मानना। 2021 में वहां पर पानी का टैंक बनाया गया, जो पूर्व सांसद महेश गिरी के खिलाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केस रजिस्टर्ड किया है। और एक बात और बता दूं, वो जो पर्वतराज है वो वन्य जीव अभ्यारण्य और वन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत है। आप वहां पर कोई निर्माण नहीं कर सकते हो। आप 5वीं टोक आपके बाप की नहीं है, वो 5वीं टोक सरकार की है। और उस टोक पर कोई भी कार्य करने के लिए आपको पहले पुरातत्व विभाग से परमिशन लेनी होगी, और जो आपने ये अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया है उसे तोड़ना होगा। और एक बात अब आता हूं मैं विषय पे। हमारे इस केस में वहां पर जो वर्गीस 1874-75 में गए उसे कोर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये टाइटल सूट नहीं है, ये मालिकाना हक का केस नहीं है, कोई गलतफहमी में मत रहना। ये मालिकाना हक का केस नहीं है, केवल अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण और सुरक्षित पूजा प्रदर्शन का केस है। लेकिन हम उसको 1947 वाले केस को इसमें ला नहीं पाए। अब विषय आता है वहां पर जो हमारे इन्होंने कहा है पुरातत्व की दृष्टि से, महेश गिरी बोलते हैं कि भाई पौराणिक बातें मत करो, पौराणिक बातें मत करो। नहीं करते जी। अब आ जाओ तथ्यों पे, अब आ जाओ गजट पे, अब आ जाओ उस पे पुरातत्व विभाग पे, जिसकी रिपोर्ट्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में सर्वोपरि माना है। मेरी बात को समझ लेना। उस पुरातत्व विभाग की सारी रिपोर्ट्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोपरि मानकर अयोध्या केस का हल किया है। अब मैं जैन समाज की बात पे आता हूं। 1874-75 में जेम्स वर्गीस, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, उस पर्वत पे जाते हैं, उस टॉक पर जाते हैं। वहां पर उन्होंने लिखा है अपनी टॉक पे, यहां नेमिनाथ के चरण है। अगर वो नेमिनाथ नहीं लिखते हम नहीं कहते। उन्होंने लिखा है यहां नेमिनाथ के चरण है। यहां एक क्षत्रिय ओपन चैम्बर है, यहां पर एक घंटा लटका है और एक यहां दिगंबर साधु बैठे हैं। अब आपने, हमारे जो वकील साहब हैं वो हमें रास्ता बताते हैं कि जी वो तो दिगंबर उसके हो सकते हैं। भाई ये नेमिनाथ किसके हो सकते हैं? हम वो क्यों सोचते हैं जो महेश गिरी सोचता है? भैया महेश गिरी है या हम संजय जैन है या हम जैन समाज हैं? वो व्यक्ति वहां बैठ के जो बात कर रहा है, इसके नाम अफेयर कर दूंगा, इसके नाम, ये क्या बात हुई भाई? तथ्यों में बात करना। अब 5वीं टोक की बात आती है मेरे पास, और बाबूजी को पता है ऐसे 15 से 20 शिलालेख हैं हमारे पास, जो उस पर्वतराज को उज्जैंत और रेवतगिरी के नाम से संबोधित करके आज से 1000 वर्ष पूरे प्राचीन शिलालेख हैं हमारे पास, जो किसी माई के लाल के पास नहीं है। किसी अन्य धर्म का वहां पर कोई भी शिलालेख नहीं है। हमारे वहां चाहे वो श्वेतांबर समाज की हो चाहे दिगंबर समाज की हो, विषय वो नहीं है। वहां पर पर्वतराज पर जो प्राचीन मंदिर है, प्रतिमाएं हैं, और या हाथी पगला जाने पर जो पिलर्स पे दिगंबर मूर्तियां उत्कीर्ण है पाषाण में, 12वीं शताब्दी, जी भाई साहब, 11वीं 12वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी, उसमें रेवतगिरी महास्थाने और उज्जैन के नाम से वहां पर इसको लिखा है। एक पुरातत्व विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। पुरातत्व विभाग ने लिखा है आई गिरनार,
उसने गिरनार को कोट किया है जैन शास्त्रों के अनुसार। आप समझना, जिसको कोई कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती। आप कहते हो तुम्हारे पास क्या है? अरे हमारे पास ये है कि वहां पर आज से 1874 में वर्गीस ने जाकर देखा है। तू दिखाना क्या लिखा है। आप सुन लो उन्होंने क्या लिखा है रिपोर्ट में। ब्रिटिश इतिहासकार कहता है कि गिरनारी ब्राह्मणों की आदत है किसी भी चीज को अपने अपने धर्म से जोड़ देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है ये बात वर्गीस की रिपोर्ट कह रही है। और इसी तरह से इन्होंने यहां पर किया। दत्तात्रेय महात्माएं स्थाने बना दिया, ये उन्होंने स्थान बना दिया और सारी स्टोरी लगा दिया। दत्त्री जो हमारे नेमिनाथ भगवान के जो राजा साथ में गए पहले, जो दत्त्री राजा थे, दत्त्री, उसको तो बना दिया दत्तात्रेय। और निश्चित रूप से दत्त्री के नाम से दत्तात्रेय टोंक है, लेकिन हम उसको भी नहीं कुछ कह रहे। वो तो भाई क्योंकि रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन भी कब हुआ उसका? 1947 के बाद हुआ है। ये बहेशगिरी बता रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। 1947 के बाद आपने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड की और आपने 5वीं टोक ले ली, क्योंकि आपके तो भाई शासन आपका है, प्रशासन आपका है। खुद ही बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं वहां, आप उनको सुनिए। अगर जरा सा भी यहां बुद्धि है ना, तो जो वो बोल रहे हैं वो समझिए। कॉन्स्पिरेंसी बताता हूं। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना है। उस 5वीं, वो बोलते हैं दत्तात्रेय टोक है, चलो जी दत्तात्रेय टोक है आपकी, मान लिया। एक जगह रिपोर्ट ये कहती है पुरातत्व विभाग की कि दत्तात्रेय टोक पर जो नेमिनाथ की मूर्ति है, उत्कीर्ण है, उसके पास में एक शिलालेख है। यानी कि दत्तात्रेय टोक पे मेरी मूर्ति तो फिक्स हो गई, वो तो हो गई ना नेमिनाथ की भगवान की। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात पे यकीन मत करना, वो रिपोर्ट कह रही है। अब तुम कहते हो कि जी हमारी तो दत्तात्रेय टोक हमारी है, तुम्हारी नहीं है, वो कोई और होगी। अरे भाई, जिस दत्तात्रेय की तू बात कर रहा है उस पर तो हमारे नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा उत्कीर्ण है, और संजय जैन मर जाएगा उसके दर्शन तो लेकर रहेगा, क्योंकि ये मेरे राइट्स हैं। बाबूजी भी इस बात से निर्णय नहीं कर सकते। अगर वहां पर नेमिनाथ अगर रिपोर्ट कहती है, जो उन्होंने छुपा दी है, हम छुपाने नहीं देंगे। अब छुपाने नहीं देंगे कोई भी चीज, छुपा रखी है। बिल्कुल घिस भी दी होगी तो कोई फर्क नहीं है। 18 में हम गए थे जी, तो हमने दर्शन किए थे जी। तो उस दर्शन करने में भी थोड़ा सा नानुकुर कर रहे थे, फिर भी दर्शन करके हम, वो चांस की बात है आचार्य श्री, लेकिन अब बहुत बुरी स्थिति है। अब बात आती है, महेशगिरी की बात करूंगा मैं, और आचार्य श्री के, वो मुनि श्री के चाकू की बात करूंगा। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जैन समाज को बदनाम करना, दिगंबर शुदाम्बर के नाम पर लड़ाना, अन्य धर्मों के सामने जैन समाज को खड़ा करना, वैष्णव समाज के सामने जैन समाज को खड़ा करना। ये उनके उस 7 अक्टूबर और 28 अक्टूबर की कहानी है। और मैं यहाँ एक चीज भूल गया, जब 1 तारीख को जो हमारे लोग गए थे उस पर्वत पर, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, उन्होंने 5 अक्टूबर को वो शिकायत भेजी है, एसपी जूनागढ़ को भेजी है। आज तक उस पर केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। क्यों भाई, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? चलिए, अब मैं बात कर रहा था महेशगिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने ये बोला कि हमारा एक जो नागा साधु है, उसका अगर सर भी कट जाएगा तो वो धड़ से ऊपर सफाया करता जाएगा, उसने ये शब्द बोले। लेकिन भाई मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने बोर्ड लगाया है वो दिगंबर जैन समाज के विरोध में लगाया है। अगर हम इस बात को ऐसे कोट करते कि भाई पहले तो ये बता, जब तू दिगंबर जैन समाज के विरोध में ये सभा कर रहा है तो तेरे नागा साधु का सर कौन कलम करेगा? भाई जैनी तो ये काम नहीं करते, हम तो नहीं करते। हम तो उन्हें नमस्कार करते हैं, साधु कोई भी हो, अगर साधु वाले गुण उसमें है तो हम नमस्कार करते हैं, किसी भी धर्म का हो। लोय साहु नमो लोय सब साहु न। तो भाई पहली बात तो तुम ये धमका किसे रहे हो? और जहां तक सर काटने की बात है, भाई किसको सफाया करेंगे? तो हम जैनों के सिर कम नहीं है, तुम्हारी तलवारें कम पड़ जाएंगी। ये शब्द को ऐसे कोट करना, मैं उनसे यही बोल रहा हूं, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट में धमका रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि तीसरी टोक से ऊपर मत चले जाना, वरना जैसे अभी तो शांति के साथ आ गए, पहले एक गए थे और 5वीं टोक से गोरखनाथ तक टोक का उनका कार्यक्रम कर दिया गया था। ये बोला उन्होंने। प्रबल सागर जी को चाकू मारा गया। अब जिसने चाकू मारा वो तो है नहीं। अब मैंने सरकार से मांग की है, मुझे नहीं पता था भाई, ये तो महेशगिरी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कार्यक्रम किया गया था, तो अभी साजिश का खुलासा होना चाहिए। भाई तुम्हारे महात्मा ने चाकू मारा, इसका मतलब हमारे जैन समाज को तुम डराते हो। ये बात की कौन मांग करेगा? कॉन्स्पिरेंसी कौन निकालेगा? साजिश करते हो तुम। आपने धमकी दी, तीसरी टोक से ऊपर नहीं जा सकते। आपने नागा साधु की धमकी दी, आपने जो है
चाकू मारा गया, उसकी धमकी दी। आप दिगंबर श्वेतांबर को आपस में लड़ा रहे हो। अरे भाई, आप पे तो बहुत सारी धाराएं तो 7 अक्टूबर में ही बन गई। अब 28 अक्टूबर को उन्होंने वहां पे फिर एक सभा की, और वहां पे साधु वो बोलते हैं जैनम जैतु शासनम की जगह जैतु विनाशनम कुछ करके बोला है, जैन जैतु विनाशनम करके बोला है। ये कितना अब शब्द एक हमारे जैन धर्म के लिए अपमानजनक शब्द बोलना, जिसका मंच संचालन महेश गिरी कर रहा है। और पालीताना में जिस साधु ने 2022 में उस पालीताना तीर्थ को कब्जा करने के लिए सार्वजनिक से भड़काया, मेरे पास वीडियो और हमने शिकायतें भी की हैं, उस साधु को तुम मंच पर बुलाकर उसका सम्मान करते हो, कह के सम्मान करते हो। तो भाई ये तो आपके पास दूसरी धारा हो गई। अब धाराओं का खेल जो वो खेल रहे हैं, अब हमने विश्व जैन संगठन ने घोषणा की कि हम 3 नवंबर 2023 को भारत सरकार, गुजरात सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। और हमने परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी का मंगल आशीर्वाद लिया यहीं पर ऋषभ बिहार मंदिर जी में, और हम यहाँ से सीधा गुजरात भवन गए। गुजरात भवन में ठीक 3 बजे अपना ज्ञापन सौंपा। वहाँ से हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गए, उसके अंदर अपने अपना ज्ञापन दिया। और वहाँ के जो लालपुरा जी हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हमने उनको ये कहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में हमें एक एक अधिकारी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति उंगली ना उठा सके वहाँ, क्योंकि हमारे भी कुछ कायदे कानून हैं। अभी 19 वर्षों में महेश गिरी का पाला कुछ और कमेटी से पड़ा होगा 5 लोगों से, अब यहाँ 5 लाख लोग खड़े हैं अपनी तीर्थ को बचाने के लिए, लेकिन बिना किसी हिंसा के, पूरी शालीनता के साथ। हम पूरे देश को इस जन आंदोलन का उद्देश्य है हमारी बात को जन आंदोलन के माध्यम से अजैन समाज को पहुंचाना, राजनीति को पहुंचाना, उन जजों को पहुंचाना, उन वकीलों को पहुंचाना। पूरे देश में हमें देखते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं देखता। आप ये बहुत गलत फहमी है, हम कम में दम है, ऐसा कुछ नहीं है। जैन समाज और साधुओं को बदनाम करने के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया? वो अब शब्द, अरे उसके तो धाराएं उसे इतनी पड़ेंगी धाराएं। अब उसने क्या किया, जैन समाज कहीं ना कहीं डब्बू समाज के नाम से फेमस है कि जैन ही है, मैं वीडियो डालूंगा तो डर जाएंगे, और डर भी गए, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों के आचार्य श्री स्क्रीनशॉट वो अपनी साइटों पे लगाते हैं, हम जो लिखते हैं वहां लगाते हैं, क्योंकि हमारी सारी चीज तो व्हाट्सएप में हल हो जाती है। हमारे सारे गिरना एविडेंस की पूरी फाइल व्हाट्सएप ग्रुप पे है, कोई भी देख लो, जो चाहे देख लो। आचार्य श्री सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑनलाइन है, ये जरूरत नहीं है महेश गिरी को दिखाने की, वो तो उसके पास पहुंच चुके होंगे सारे। तो वो बात करते हैं एविडेंसेस की। ये कोई खेल नहीं हो रहा है कि संजय जैन अपने घर की रजिस्ट्री ला के दिखा दे और मामचंद अपने घर की रजिस्ट्री ला के दिखा देगा कमरे में बैठ के। ये समाज का विषय है, तीर्थ का विषय है, ये कागज ला के। अरे जब तेरे पास मालिकाना हक का केस ही नहीं है भाई, तू कौन सा कागज देखने की मांग कर रहा है और कौन सी FIR करा रहा है? अरे कराना, मेरा भी नाम है उसके अंदर, कराना FIR। अरे तू करा तो सही भाई, उसमें क्या बात है, लड़ेंगे कोर्ट में। और तेने जो किया है वो हमें पता है, हमने अपनी मांग की, हम भी मांग करेंगे, हम भी FIR करेंगे, 1 लाख FIR करा देंगे, क्या दिक्कत है? तो भैया मैं इस चैनल के माध्यम से अपने समाज को ये निवेदन करना चाहूंगा, पहली बात तो FIR हो गई, ये कोई शब्द नहीं होता है। अभी उसने पुलिस शिकायत दी है, इतने सारे लोगों के खिलाफ FIR करना, कोर्ट से जाना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, और कोर्ट कचहरी हमें भी पता है। वो तो आचार्य श्री जैन समाज, देखो ये पॉलिसी होती है, जब हम गेम खेलते हैं, जब हम ये केस लड़ते हैं, इस तरह के मुद्दे उठते हैं, तो ये वादी प्रतिवादी का खेल होता है। अब जो इस खेल को समझ ले उसके लिए खेल है, जो नहीं समझे अरे अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब कल को तो आचार्य श्री के पास मैंने आके बता दिया, इन्होंने बोल दिया भाई ये कोई हमारे साधु जो है बाजार में जाके अखबार थोड़ी पढ़ते हैं, तो किसी ने आके बताया, इन्होंने बता दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन किस कंटास्ट में बोला वो तो देखना पड़ेगा ना हमें। तो महेश गिरी की मैं सारी बात का खंडन करता हूं, और जिस प्रकार से कल घटनाक्रम हुआ, ये कोई ऐसा प्री प्लान घटनाक्रम नहीं है, ये सारा देखा जा रहा है। जैन समाज हल्के से मत लेना, अब गलत फहमी मत लेना, जैन समाज को हल्के से ले रहा है। अब सरकार को पता है क्या होने वाला है। 17 दिसंबर को जन आंदोलन की जो शुरुआत हमने कही है, उस समय लोकसभा राज्यसभा चल रही है वहां पर, और मैं कम से कम 20 सांसदों से बात कर चुका हूं, जो विश्व जैन संगठन की आवाज पर हमारी बात को उस लोकसभा के अंदर रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, हम जैन हैं। अरे हम जैन हैं, ये शब्द ही बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदार है, जैन है, जिम्मेदार हैं। और बात अभी चल रही थी 1000 की, 10,000 की, ये कोई बात नहीं होती है। अगर मैं अपना घर बंद कर जाऊं तो क्या मेरा घर, तो आप ताला खोल के मेरे घर को घुस जाओगे? उसके लिए संख्या चाहिए, ऐसे नहीं होता है। एक व्यक्ति का भी अगर मंदिर है तो वो मंदिर है। अब एक बात और महाराज जी 2 मिनट और ले लूं। अगर हम क्लेम की बात करेंगे,
मेरे पास इस बात के प्रमाण है, हनुमानगढ़ी अयोध्या के अंदर 4th सेंचुरी BC 2400 साल प्राचीन जैन केवली की मूर्ति निकली हुई है, बीबी लाल ने निकाली थी। मैं मांग करूंगा अभी हनुमानगढ़ी के अंदर मंदिर बनाऊंगा मैं। मेरे पास कृष्ण जन्मभूमि से मूर्ति मिली थी, जैन प्रतिमा मिली थी, मेरे पास प्रमाण है, मैं वहां भी बनाऊंगा। मेरे पास यह भी प्रमाण है, आगरा किले के गेट पर 10वीं सदी की भगवान मुनि सूरतनाथ भगवान की और जैन मंदिर के पिलर मिले थे। मैं तो लाल किला भी तोड़वाऊंगा करना ही पड़ेगा कुछ। भाई। अब तो मांगे भाई, देखो जब अब बात चली है तो दूर तक जाएगी ना। अब हम बात करेंगे शिखर जी, गिरनार जी, पावागढ़ के उस गुफाओं में जो आज भारत की जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं, जिनके अंदर तीर्थंकर डिपिक्टेड है। आपने वहां पर उनको धोती पहना दी, उनको सिंदूर लगा दिया आपने मूर्तियों को। क्यों भाई? खंडगिरी उदयगिरी की बात कर रहा हूं मैं, आचार्य श्री की जानकारी में है। 2200 साल प्राचीन प्रतिमाओं को 2012 में मेरे पास आदेश हैं, पुरातत्व विभाग के भी आदेश हैं और मेरे पास कोर्ट के भी आदेश हैं कि उसको हटाया जाए। और मेरे पास 2009 में RTI में साफ तौर पर लिखा है जैन समाज से बिलोंग करती हैं। और अब बात करूंगा तो मैं आऊंगा ग्वालियर, ज्योतिराजे सिंधिया के जो खेल का मैदान है उसके अंदर आचार्य श्री 8वीं सदी का वर्धमान मंदिर उन्होंने कैद किया हुआ है। और मेरे पास पूरी कार्रवाई है और वहां से 6 प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। अब मैं उस पर भी दावा करूंगा। देखिए, हम सैद्धांतिक बात करेंगे, पौराणिक बात, मैं सिद्धांतों की बात, मैं अभी अपने शास्त्रों को अलग रख रहा हूं, तू भी मत रख, मैं भी एक तरफ रख रहा हूं। अब मुझे तू इस गिरनार पर्वत पर एक भी शिलालेख ऐसा दिखा दे जो तेरे धर्म के किसी भगवान से संबंधित हो, वरना हम दिखाते हैं। संजय भाई, इसमें मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। बिल्कुल संजय भाई, मेरा आपसे सवाल है, चलिए ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ था, वहां पर बाबरी मस्जिद तोड़ दी, राम मंदिर है और पुरातत्व विभाग का वहां पर सबसे बड़ा रोल था जी। तो यहाँ पर अगर फैसला ही निकालना है और समाधान निकालना है तो अभी भी ऐसे बहुत सारे अंश मिल जाएंगे जो पुरातत्व विभाग ये साबित कर दे कि ये जैन तीर्थ क्षेत्र है, फिर इसमें आपत्ति क्या आ रही है? भैया, ये मैंने आपको अभी सारे उदाहरण छोड़िए जी, सारे उदाहरण साइड करिए आप। मैंने आपको 2 मात्र उदाहरण दिए हैं जिसके अंदर जेम्स वर्गीस ब्रिटिश इतिहासकार की रिपोर्ट है जो कहती है नेमिनाथ के चरण है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, मेरे पास 2 ऐसे फोटोग्राफ्स भी मिले हैं मुझे जो ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा पब्लिश्ड हैं, जिसके अंदर 1880 और 1902 में किसी आचार्य श्री किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींचे हैं जिसमें पूरा पर्वत का है और ऊपर वो छतरी दिखाई दे रही है। छतरी तो 1964 और जैन छतरी के लिए महेश गिरी ने भी कहा है कि इस निर्माण से पहले वहां छतरी थी, पर ये नहीं बताया भाई वो किसकी थी, उसका मेंटेन कौन करता था, उसकी रिपेयरिंग कौन करता था। भैया, वो आदमी बहुत शातिर है, वो एक राजनीतिक है, उसको अगर हम उसको सर्वोपरि मानकर उसी को जज सुप्रीम कोर्ट मानकर चर्चा करेंगे, उसके लिए टाइम खराब करेंगे तो भैया कुछ नहीं है। उसको हवा मत बनाओ, वो एक कुछ भी नहीं है उसके पास। वो संजय जैन नहीं है, 1 लाख संजय जैन और यहाँ एडवोकेट्स बैठे हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं हमारे जैन समाज में, उसकी हर बात का काउंटर है हमारे पास, लेकिन हम सोशल मीडिया में वो पब्लिश नहीं करेंगे और उसको वक्त आने पर बताएंगे कि जैन समाज किसे कहते हैं। अभी इन्होंने जैन समाज देखा ही कहाँ है, अभी तो उन्होंने देखे 5 आदमी देखे हैं कमेटी के, वो भी डरपोक देखे हैं वहां। अब बात करोगे तो वो डरते हैं, अरे कानून कचहरी कोई तो चीज होती होगी, अरे मारो यार, हम तो कह रहे पिटने को तैयार है, पर वहां CCTV कैमरे लगा दो। तो वही तो मैं आपसे नेमी जयकारा लगाएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, नेमीनाथ का जयकारा लगवाएंगे, बस तुम वहां CCTV कैमरे लगा दो। इन्होंने क्यों नहीं मांग की भाई? हमारी कमेटी ने कोर्ट के अंदर क्यों एप्लीकेशन नहीं लगाई कि यहां पर 24 घंटे CCTV कैमरों की व्यवस्था हो, जबकि हमारे तत्कालीन गृह मंत्री ने आचार्य मेरुभूषण जी को लाल मंदिर में आश्वस्त किया था 2006 में 12 अक्टूबर को। क्यों भाई, उसका क्या हुआ? किसकी गलती है वो? हमने अब मैं बिल्कुल लास्ट अंतिम कर रहा हूं। विश्व जैन संगठन के द्वारा 3 नवंबर 2023 को भारत सरकार और गुजरात सरकार से 3 नवंबर को हमने जो ज्ञापन दिया है, मेमोरेंडम दिया है, हमने क्या मांग की है मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि उनका केस अपनी जगह है। हमने मांग की है कि वहां पर जो 15 अगस्त 1947 को जो पूरे गिरनार पर्वत पर और जो 5वीं टोक पर स्थिति थी उसको आप बहाल करिए, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर सकती है। आप वन्य जीव अभयारण्य के अंदर कोई चीज नहीं बना सकते, ना पुरातत्व विभाग के रजिस्टर के अंदर बना सकते हो, ना आपने वहां नक्शा पास कराया है। और वो आपने अभी जिक्र किया ही था कि ये रिपोर्ट कहती है कि वो जो ऊपर जो बेस था 5वीं टोक पर वो 10 फुट से कम था। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ब्रिटिश में आने वाले लोग कह रहे हैं। दूसरी मांग हमने की है, वहां पर जितना भी एनक्रोचमेंट है पुरातत्व विभाग के अंदर और उसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड है वो सब कार्रवाई की जाए। जिन इन अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण करवाने वाले 2004 से आज तक जितने भी अधिकारी रहे हैं, चाहे वो पुरातत्व विभाग के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो वन्यजीव अभ्यारण्य के हों, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों, सबके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि एक मुकदमा महेशगिरी पे दर्ज है 2021 में और एक मुकदमा 2009 में दर्ज है। और एक बात और, फरवरी 2022 में हमारे समाज की मधु जैन है कोई लेडी, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी आचार्य श्री केंद्रीय वन मंत्रालय में, क्योंकि भारत के जितने पर्वत हैं वो केंद्रीय वन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उस वन मंत्रालय ने इलीगल एनक्रोचमेंट अवैध अतिक्रमण के लिए नोटिस जारी किए हुए हैं। गुजरात सरकार को पालन कौन कराएगा? उसका पालन कराया जाए। 2021 का जो मुकदमा दर्ज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का महेशगिरी के ऊपर, उस पर कार्रवाई की जाए। 2009 में जो अवैध सड़क बनाई गई उसको तुड़वाया जाए। और मैंने बताया अफसरों की बात। इसके बाद हमने मांग की है कि 30 सितंबर को जब हमारे लोगों ने वहां पर एप्लीकेशन दी तो उस पर जो है क्यों कार्रवाई नहीं की गई, दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई का, देखिए मेरी लड़ाई पंडों से नहीं है, किसी संस्था से नहीं है हमारी लड़ाई है पुलिस प्रशासन, पुरातत्व विभाग, वन विभाग और वन्य जीव अभ्यारण्य विभाग, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी अफसर किसी को भी सहयोग ना करे वहां कि भैया तेरी नौकरी या तो तू जाऊंगा तो वहां काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने मांग की है 17 फरवरी 2005 को जो मुकदमे में ऑन लेवल हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं वहां पर सुरक्षित दर्शन के लिए, उस पर अनुपालन कराया जाए। ये सारगर्भित मांग है। और जो हमारी दोनों मूर्ति और चरण है उसके में दर्शन करने की अनुमति दी जाए। तो ये हमारी मेन मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको आज आचार्य श्री के आशीर्वाद से उनके चरणों में खड़े होकर, इतने बड़े संघ के सामने खड़े होकर फिर दोहरा रहा हूं, मुझे अपने लोकतंत्र में अपनी सरकार पर भरोसा है और अपने उन केवली पर भरोसा है। आखिर में एक बात और कहूंगा, आचार्य श्री रक्षक देव हैं वहां, हम तो मानते हैं रक्षक देव है वहां, लेकिन वो कहते हैं बेटा जब तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, मन से दर्शन करने नहीं आओगे, भाव से दर्शन करने आओगे, मैं क्या करूंगा तुम्हारा। अब पुण्य उदय हुआ है तो वो तीर्थ भी वो हमें भी दर्शन मिलेंगे और निश्चित रूप से मिलेंगे। आज सुबह से मेरे आचार्य श्री, आज सुबह मैं बहुत ज़्यादा कोट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत शीर्ष लेवल पर कार्रवाई हो रही है। मेरे को भी आज सुबह 1 घंटा चर्चा हुई है, बहुत बड़े मध्यस्थता की बात चल रही है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं एक बात को, सबसे पहली बात तो हम अपनी 5वीं टोक को के स्थान पर किसी अन्य स्थान को नहीं लेंगे। हमारा वो स्थान नेमिनाथ के जो चरण है वही चाहिए हमें, वही दर्शन करेंगे हम उसके। हम कोई जगह नहीं लेंगे, चाहे 5 वर्ष लगे, चाहे 5 लाख वर्ष लगे। नंबर 1 बात यह है। और नंबर 2 बात यह है कि हमें कोई भी कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हमें लिखित में चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। सुरक्षित दर्शन चाहिए। बाकी जैसा हमारे आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करता हूँ। प्रश्न मेरा आपसे है, वहां की जो लोकल कमेटी, अपने जो जैन समाज के लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, उन्हीं का वो साथ नहीं देती, उस पर आप क्या मतलब करेंगे वहां पर? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये करना चाहूंगा कि अगर वो लोग नहीं डरते होते तो आज हमारा तीर्थ नहीं लुटता होता। बिल्कुल। या तो उन्हें वहां रहना नहीं चाहिए, और अगर रहते हैं तो वास्तविकता के साथ जाएं। वो केवल उनके डरा देने से काम ना करें कोई भी जना, क्योंकि शिखर जी में भी ऐसी हुआ। शिखर जी में हमने जब काम किया हमारा 80% काम हो चुका है। हमारे सामने आदिवासियों को खड़ा कर दिया गया, मेरे पुतले जलाए गए झारखंड के अंदर। हमने कहा हमें जला दो, हमारे तीर्थों को हाथ मत लगाना। भाई तुम मरो तो सही, अरे कितने मरेंगे। अरे अब मालूम नहीं है विरोधी हिंसा में जैन समाज का इतिहास है। किसी भी जैनी जरासी जिनभीम जनायतन जैन धर्म पर जरासी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तनबल और तलवार से तैयार रहना चाहिए। हमारे चले गए हमारे अध्यक्ष जी, उन्हें पता नहीं है जैनियों का इतिहास। जैनों ने हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं इस गिरनार जी पर, उठाकर देखिए इतिहास। लेकिन आज हम वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारा हाथ जोड़कर बिल्कुल निवेदन के साथ, अपनी बात को शालीनता के साथ, सम्मान के साथ पूरे देश को इतना मजबूर कर देंगे कि तुम्हें तीर्थ के दर्शन तो देने पड़ेंगे और निश्चित रूप से अब तो लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बस जन आंदोलन की बात मैंने बीच में रोक दी थी। अगर 30 हमने सरकार को 30 नवंबर तक का समय दिया था, जिसके काउंटर में महेश गिरी ने वहां से 1 महीने का समय दिया है। अगर 30 नवंबर तक हमारी सारी मांग नहीं मानी गई
और जो इलेक्शन से पहले जो ये महेशगिरी ने जो भी हरकतें की हैं उसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो निश्चित रूप से 17 दिसंबर को हमने, जब लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा है, 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यकता दिवस है, हम अपने जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उस आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो आंदोलन नज़ीर बनेगा शिखर जी आंदोलन की तरह से। सरकार को तो मानना पड़ेगा, अब जैन जग चुका है, वो छोड़ेगा नहीं। और देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कहूँगा, आज हमारे पूज्य आचार्यों संतों के द्वारा भी अपने तीर्थ संरक्षण के लिए पुरजोर तरीके से आवाज को उठाया जा रहा है, जिसके साक्षात विराजमान है आचार्य सुनील सागर जी दिल्ली से। और अब अन्य आचार्य भी, हमारे जितने संत हैं, वो भी इस बात को अब समाज को जगा रहे हैं, तो हमें निश्चित सफलता मिलेगी। मैं आचार्य श्री के पुण्य चरणों में निवेदन करूंगा, आचार्य श्री निर्विघ्न सारे कार्य पूरे हों, हम लोग अपने तीर्थ का संरक्षण कर सकें, ऐसा मंगल आशीर्वाद दें हमें। जय। ठीक है। सभी का मंगल हो, देश में शांति बनी रहे, वैमनस्य न बढ़े और जैनों को उनकी संपत्तियाँ, उनके तीर्थ सुनिश्चित रूप से मिले, दर्शन का अधिकार मिले, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की।